हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर पेपर प्रॉब्लमिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। दोस्तों, ये हमारा फोर्थ पेपर है जो 2024 का है। आइए इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसा पेपर आता है और कैसे सेक्शन में आ रहा है। तो यदि सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो पेपर ये आ रहा है वो 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यदि सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो जो हमारा सेक्शन ये है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोगों को क्या है कि वर्ड लिमिट 50 वर्ड लिमिट है और बात करते हैं 2-2 नंबर का होता है और इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है और पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। यदि सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन बी में हमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 4 क्वेश्चन करना होता है और इसमें जो वर्ड लिमिट होता है वो 100 वर्ड लिमिट होता है। यदि सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन करना होता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये 10 नंबर का होता है, तो इसको विस्तृत लिखना होता है। आइए दोस्तों, हम लोग पेपर के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारा पेपर कैसा आया था पिछले साल, क्या क्वेश्चन था, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग पहले सेक्शन ए से शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में पहला हमारा डिफाइन वेस्टलैंड, अर्थात दोस्तों बंजर भूमि को परिभाषित करना है। दोस्तों, वेस्टलैंड एक ऐसी भूमि होती है जो उपयोगी नहीं होती है, अर्थात दोस्तों उसमें उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसमें हम लोग कृषि नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उसकी मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, उसमें जल की कमी होती है या उसमें प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसको उसको यदि हम लोग उपयोग करना होगा तो उसमें हम लोग को सुधार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा जो दोस्तों सब्जेक्ट है वेस्टलैंड रिलेटेड ही है। आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स, अर्थात दोस्तों जैविक सुधारकों का व्याख्या करना है। दोस्तों, जैविक सुधारक एक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जैविक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों यदि किसी मिट्टी की गुणवत्ता को हमें सुधार करना है, तो इसके अंतर्गत हम जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जैविक पदार्थों का दोस्तों से क्या क्या उपयोग कर लेंगे हम लोग, तो कंपोस्ट का उपयोग करेंगे दोस्तों, हरी खाद का उपयोग करेंगे, जैविक खाद का उपयोग करेंगे, जिससे इसका उपयोग करने से क्या होगा दोस्तों, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगी। यदि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगी दोस्तों, तो फसल के उत्पादन में वृद्धि होगा, पर्यावरण संरक्षण होगा, कृषि होगी, बागवानी होगी, आदि कार्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है एक्सप्लेन कॉम्पैक्टेड सॉयल। तो दोस्तों ठोस मृदा की व्याख्या करें। दोस्तों, जो सघन मिट्टी होती है अर्थात ठोस मृदा होती है, एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें मिट्टी के कण आपस में बहुत करीब होते हैं। अर्थात दोस्तों जो उस मिट्टी के जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं और मिट्टी जो संरचना होती है वो बहुत ही घनी होती है। तो जो जब दोस्तों मिट्टी की संरचना घनी होगी तो उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे, तो इसमें वायु का संचार कम होता है। इस मृदा में वायु का जब संचार कम होगा क्योंकि जो मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली हैं, तो वायु का संचार भी कम होगा, जिससे पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। यही हमारे क्या है दोस्तों, सघन मृदा है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं सघन मृदा किस कारण से होता है, अगर इसको हम लोग देख लेते हैं, तो सघन मृदा दोस्तों हो जाता है कि भारी मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। अगर यदि कोई मान लीजिए हमारी कोई फसल है, या सॉरी फसल नहीं, कोई हमारी सॉयल है, उस पे हम भारी मशीन ले जा रहे हैं, ट्रक ले जा रहे हैं, तो जिससे ट्रक से दब के वो मिट्टी क्या हो जाती है दोस्तों, ठोस हो जाती है। या अधिक चराई कर दे रहे हैं, ग्रेजिंग अधिक करा रहे हैं, तब भी मृदा ठोस हो जाती है। या सिंचाई भी अनुचित ढंग से कर रहे हैं तो मृदा ठोस हो जाती है। यदि दोस्तों मृदा ठोस होगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, पौधों की वृद्धि में कमी हो जाएगी, जल संचयन में कमी होगी, मिट्टी के जीवों की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं व्हाट आर सॉयल क्वालिटी इंडिकेटर्स। दोस्तों मृदा गुणवत्ता संकेतक क्या है। दोस्तों सॉयल क्वालिटी इंडिकेटर्स वे मापदंड है जो मिट्टी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह संकेतक दोस्तों, जो ये सॉयल क्वालिटी इंडिकेटर है, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं को दर्शाता है। दोस्तों सॉयल क्वालिटी इंडिकेटर है क्या, जैसे मृदा का पीएच हो जाएगा, मृदा की जैविक पदार्थ हो जाएगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता, मिट्टी के वायु संचार, मिट्टी के अंदर उपस्थित जीव। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं व्हाट इज एसिड सल्फेट सॉयल। एसिड सल्फेट सॉयल क्या है। दोस्तों एसिड सल्फेट सॉयल एक प्रकार की मिट्टी है जिसमें सल्फाइड युक्त पदार्थ होते हैं जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर एसिडिटी हो जाते हैं।
ये मिट्टी आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां ज्वार भाटा के कारण मिट्टी सल्फाइड युक्त पदार्थ जम जाता है। दोस्तों सॉइल एसिडिक सॉइल जो हमारी रहेगी, उसमें क्या होगा, एसिडिटी प्राकृतिक हो जाएगी, इसमें सल्फाइड युक्त पदार्थ हो जाएगा, विषाक्त धातु इसमें मिले रहेंगे। यदि इसका इफेक्ट देखते हैं दोस्तों कि एसिडिटी सॉइल रहेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, पौधों की वृद्धि में कमी हो जाएगी, जल प्रदूषण होगा, मृदा का क्षरण होगा। आगे दोस्तों देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का हमारा जो क्वेश्चन है, जलमग्न मृदाओं को परिभाषित करें, जलमग्न मृदा के प्रबंधन का व्याख्या करें। अर्थात दोस्तों डिफाइन वाटर लॉक्ड सॉइल, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल। दोस्तों वाटर लॉक्ड सॉइल एक ऐसी मिट्टी है जिसमें जल का जमाव होता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। जल जमाव वाली मिट्टी का प्रबंधन करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जा सकता है दोस्तों, तो पहले देख लेते हैं किस कारण से होता है दोस्तों हमारा वाटर लॉक्ड सॉइल। अधिक वर्षा से हो जाता है, या अनुचित सिंचाई कर देंगे, अंधाधुंध सिंचाई कर रहे हैं हम लोग, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वाटर लॉक्ड सॉइल हो जाएगा। यदि जल निकास मिट्टी की अच्छी नहीं है, मृदा जो हमारा जो फील्ड है उसका जल निकास अच्छा नहीं है, तब भी वाटर लॉक्ड सॉइल हो जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा दोस्तों, पौधों में वृद्धि में कमी हो जाएगी, मिट्टी के जीवों की गतिविधियां में कमी हो जाएगी, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं भूमि उपयोग प्रणाली में बहुउद्देशीय वृक्षों की उपयोगिता की व्याख्या करें। अर्थात दोस्तों डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज ट्रीज इन लैंड यूज सिस्टम। दोस्तों मल्टीपर्पज ट्रीज वे वृक्ष होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि फल, लकड़ी, छाया, मिट्टी का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। ये क्या दोस्तों बहुउद्देशीय वृक्ष हैं। इनका महत्व क्या दोस्तों, ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रदूषित मृदाओं से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई पॉल्यूटेड सॉयल। पॉल्यूटेड सॉयल आर सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कॉन्कर्न पोसिंग रिस्क टू इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अर्थात दोस्तों यदि हम इसको बात करते हैं तो प्रदूषित मिट्टी एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रदूषित मिट्टी के कारण औद्योगिक गतिविधियां, कृषि, रसायन या और अपशिष्ट निपटान शामिल है। इसका प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों। इसका प्रभाव क्या है, तो पौधों की वृद्धि में कमी होता है, जल प्रदूषण होता है, मिट्टी के जीवों की गतिविधियों में कमी होता है और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्या प्रदूषित मृदा। यदि हम लोग इसका उपचार सोचते हैं दोस्तों, उपचार क्या होगा, तो हम लोगों को बायोमेडिएशन करना होगा, फाइटोमेडिएशन करना होगा, मृदा की धुलाई करनी होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं चूने की आवश्यकता एवं जिप्सम की आवश्यकता में विभेद करें। अर्थात दोस्तों डिफरेंस बिटवीन लाइम रिक्वायरमेंट एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट। दोस्तों चूने और जिप्सम की आवश्यकता मिट्टी गुणवत्ता सुधार करने और पौधे की वृद्धि बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात दोस्तों जो चूना है या जिप्सम है, दोनों मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करने में लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं, पहले चूना देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों चूना जो है मिट्टी की अम्लता को कम करता है। चूना क्या दोस्तों, मिट्टी की अम्लता को कम करता है और मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के लिए होता है। अर्थात मिट्टी का पीएच ये बढ़ाएगा, मृदा से अम्लता को कम करेगा। चूना मिट्टी के कैल्शियम मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अब जिप्सम की बात कर लेते हैं दोस्तों। जिप्सम क्या दोस्तों, मिट्टी का जल धारक क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। जिप्सम मिट्टी में कैल्शियम और सल्फर के स्तर को बढ़ाता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। दोनों तो क्या दोस्तों मिट्टी की गुणवत्ता को ही सुधार करते हैं, बट इनका रीजन अलग अलग। कोई अम्लता को पीएच को बढ़ाता है, तो जो जिप्सम है ये हमारा ये कैल्शियम सल्फर स्तर को बढ़ाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ। सॉइल क्वालिटी और सॉइल हेल्थ दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं दोस्तों जो मिट्टी की उपयोगिता और स्थिरता को दर्शाती है। पहले सॉइल क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सॉइल क्वालिटी मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं को दर्शाता है। और यदि हम लोग बात करते हैं सॉइल हेल्थ की, सॉइल हेल्थ मिट्टी की क्षमता को दर्शाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, सॉइल हेल्थ मिट्टी की क्षमता को दर्शाता है, सॉइल क्वालिटी मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं को दर्शाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉइल क्वालिटी की। सॉइल की भौतिक गुणवत्ता, रासायनिक गुणवत्ता और जैविक गुणवत्ता।
और सॉइल हेल्थ की बात करते हैं दोस्तों, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी की संरचना सही करता है, मिट्टी के जीवों को गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर कई सालों से पूछते आ रहा है। अर्थात मृदा अम्लता का स्रोत क्या है। दोस्तों मृदा अम्लता का जो स्रोत है वर्षा है, जैविक पदार्थों का अपघटन है, उर्वरकों का उपयोग है, मिट्टी में के खनिज है, औद्योगिक कृषि गतिविधियां हैं, पेड़ों से पत्तियों का गिरना है, जिसके कारण दोस्तों मृदा में अम्लता बढ़ता है। हाँ दोस्तों, जैसे बात होती है वर्षा होती है तो वर्षा में के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बनिक एसिड बनाते हैं, जो मृदा में अम्लता बढ़ाते हैं। जैविक पदार्थों का अपघटन की बात करते हैं दोस्तों, तो जैविक पदार्थों के अपघटन से एसिडिक यौगिक बनता है। उर्वरक का उपयोग करते हैं दोस्तों, जैसे कि अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे तो मिट्टी में अम्लता बढ़ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों पेड़ों से कुछ पत्ते गिरते हैं तो एसिडिक यौगिक बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है दोस्तों, देखते हैं सेक्शन सी। इसको बहुत हमको विस्तृत में लिखना होता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है। तो देखते हैं दोस्तों, अपर्दित मृदाओं से आप क्या समझते हैं। अपर्दित मृदाओं की विशेषताओं और प्रबंधन का व्याख्या करना है। पहले इरोटेड सॉइल देख लेते हैं दोस्तों। इरोटेड सॉइल वह मिट्टी होती है जो जल या वायु के कारण अपनी मूल स्थिति से हटा दी जाती है। अर्थात दोस्तों क्या है, पानी या हवा के कारण अपने मूल स्थान से उसको मिट्टी को हट जाती है। तो ये दोस्तों अपर्दन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव गतिविधियां जैसे वनस्पति विनाश, अनुचित कृषि पद्धतियां और निर्माण के कारण यह प्रक्रिया तेजी से होती है। किस किस कारण होता है, जल अपर्दन कारण होता है दोस्तों, वायु अपर्दन से होता है, भारी वर्षा से होता है, यदि अनुचित कृषि पद्धतियां अपनाएंगे तो उससे होगा। इसका प्रभाव क्या होगा दोस्तों, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आएगी, पौधों की वृद्धि में कमी आएगी, जल प्रदूषण होगा, मिट्टी से पोषक तत्वों की हानि होगी। यदि हम इसका नियंत्रण की बात करते हैं दोस्तों, इसको नियंत्रण कैसे करेंगे या प्रबंधन कैसे करेंगे, तो वनस्पति लगाएंगे, मिट्टी का संरक्षण करेंगे, कृषि पद्धतियों में सुधार करेंगे, इससे हमारा हो जाएगा। वही है दोस्तों, कैरेक्टर मैनेजमेंट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। दोस्तों रिमोट सेंसिंग के बारे में लिखना है और जीआईएस के बारे में। तो पहले रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं दोस्तों। रिमोट सेंसिंग इज ए टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है used to collect and analyze data from distance using satellites, aircraft or drones. This is technology of numbers, application, acres, various field including. क्या दोस्तों, रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे डाटा को या डिस्टेंस, एयरक्राफ्ट, ड्रोन आदि को हमारे क्या करता है, नियंत्रण करता है। बात करते हैं दोस्तों जीआईएस की बात करते हैं। तो जीआईएस क्या है दोस्तों, भौगोलिक संचार सूचना प्रणाली। एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो भौगोलिक आंकड़े को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करने में मदद करता है। अब जीआईएस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, जीआईएस का उपयोग भूगोल में होता है, पर्यावरण में होता है, नगर नियोजन में होता है, आपदा प्रबंधन में होता है। जीआईएस का कार्य की बात करते हैं दोस्तों, तो आंकड़ा संग्रहण में कार्य करता है, आंकड़ा का विश्लेषण में कार्य करता है और आंकड़ा प्रदर्शन में कार्य करता है। जीआईएस का लाभ की बात करते हैं दोस्तों, तो निर्णय लेने में मदद करता है, आंकड़ा का विश्लेषण करता है और आंकड़ा का प्रदर्शन करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, रिमोट सेंसिंग, सॉरी दोस्तों, रिमोट सेंसिंग को हिंदी में भी आपको बता दे रहे हैं। रिमोट सेंसिंग एक तकनीकी है जिसमें पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उपग्रहों, विमानों या ड्रोनों का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना प्रणाली का व्याख्या करें। समस्याग्रस्त मृदाओं के निदान एवं प्रबंधन में इनका उपयोग को लिखे। अर्थात दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसलिए तो हमारा क्वेश्चन वही क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली सॉइल, एक्सप्लेन द रिकलमेशन मेजर्स टू इम्प्रूव अ एल्कली सॉइल। दोस्तों जो सस्यात्मक या मृदाएं होती हैं तो वो दोस्तों जो क्षारीय मृदा होती है वे मिट्टी होती हैं जिनका पीएच 7 से अधिक होता है। अर्थात एल्कली सॉइल वे सॉइल होते हैं जिनका पीएच 7 से अधिक होता है। इस प्रकार की मिट्टी में सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो मिट्टी की संरचना और उर्वरता को प्रभावित करती है। तो दोस्तों बात करते हैं एल्कली सॉइल किस कारण होता है। इसमें सोडियम की अधिकता हो जाती है, जलवायु के कारण हो जाता है, भूमिगत जल के कारण हो जाता है। इससे प्रभाव क्या क्या होता है दोस्तों, एल्कली सॉइल से पौधों की वृद्धि में कमी आती है, मिट्टी की संरचना में बदलाव होता है, पोषक तत्वों की अनुपलब्धता हो जाती है। अब इसका प्रबंधन कैसे करेंगे दोस्तों, एल्कली सॉइल है क्षारीय मृदा तो पहले ही बता चुके हैं, इसमें जिप्सम का प्रयोग करेंगे, जल निकास में सुधार करेंगे, फसलों का चयन करेंगे जो क्षारीयता जो
फसल क्षारीय भूमि में हमें प्रोडक्शन कर सकते हैं, अर्थात पैदा हो सके। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई जल की गुणवत्ता का वर्णन करें और इनके मानदंडों का विस्तृत वर्णन करना है। दोस्तों, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एंड राइट इट्स पैरामीटर्स इन डिटेल। दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं सिंचाई जल गुणवत्ता। जैसे दोस्तों नाम से ही हमारा क्वेश्चन का आपको हल हो जा रहा है। तो सिंचाई जल गुणवत्ता फसलों की वृद्धि, मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई जल कृषि गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि दोस्तों जिस जैसे वाटर का हम सिंचाई करेंगे उसका हमारे सॉयल पे, हमारे क्रॉप पे इफेक्ट पड़ेगा। तो भौतिक गुण क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं सिंचाई जल के। तो पानी की गंदगी, तापमान या और अन्य भौतिक गुण फसल की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। रासायनिक गुण की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पानी का पीएच, लवणता और पोषक तत्वों की मात्रा फसलों की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। जैविक गुण की बात करते हैं दोस्तों। तो पानी में जैविक जीवाणु, कवक और अन्य जैविक पदार्थ फसलों की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों सिंचाई जल गुणवत्ता का मानक क्या है, तो पीएच जो है दोस्तों इसका 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। लवणता की बात करते हैं दोस्तों, तो उच्च लवणता फसलों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। और पोषक तत्व की बात करते हैं तो दोस्तों पानी में पोषक तत्व की मात्रा फसलों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। सिंचाई जल गुणवत्ता में सुधार कैसे ला सकते हैं दोस्तों, तो नियमित जल परीक्षण करना चाहिए, उचित जल उपचार करना चाहिए, सतत सिंचाई प्रथाएं निकालना चाहिए। अब पैरामीटर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो भौतिक मापदंड जो हमारा होगा, जो पानी की गंदगी देख लेंगे, पानी का तापमान देख लेंगे। रासायनिक मापदंड की बात करते हैं दोस्तों, रासायनिक केमिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो पीएच देखेंगे, लवणता देखेंगे और पोषक तत्व देखेंगे। यदि बायोलॉजिकल मापदंड का बात करते हैं दोस्तों, अर्थात बायोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करते हैं, उसमें जीवाणु और कवक देखेंगे, जैविक पदार्थ देखेंगे। अन्य मापदंड की बात करें दोस्तों, यदि अन्य कोई पैरामीटर्स हम देखेंगे जिसमें धातु की मात्रा है कि नहीं, कीटनाशक अवशेष है क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा पेपर था बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, जो हमने एनालिसिस कर दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।